मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन की एक आम सी सुबह थी। नागदा महू एक्सप्रेस अपने यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाकर धीरे धीरे यार्ड की ओर बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जब तक कि 3 रेलवे कर्मचारी ट्रेन की सफाई के लिए अंदर नहीं पहुंचे। एक बोगी में झुककर झाड़ू लगाते हुए एक कर्मचारी की नजर सीट के नीचे पड़े एक कैरी बैग पर जाती है। शुरू में तो उसे लगा कि शायद किसी यात्री का सामान छूट गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि बैग पर खून के धब्बे थे और उसमें से आ रही सड़ी हुई गंध ने पूरे कोच का माहौल बदल दिया। तुरंत आरपीएफ को बुलाया गया। बैग को सावधानी से खोला गया और जैसे ही उसकी जिप नीचे तक गई, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। बैग के अंदर जो था वो किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। एक डेड बॉडी, जिसका सिर, हाथ और पैर गायब थे। बाकी शरीर को बेरहमी से काटकर उसी बैग में ठूंस दिया गया था। अब सवाल यह था, आखिर ये शव किसका है? कौन इतना क्रूर हो सकता है कि किसी इंसान को इस तरह टुकड़ों में बांट दे? और सबसे बड़ा रहस्य, इस डेड बॉडी की पहचान आखिर कैसे होगी? तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 8 जून 2024 की सुबह इंदौर रेलवे स्टेशन का माहौल हमेशा की तरह सामान्य था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ और ट्रेनों की आवाजाही के बीच यार्ड में नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन की बोगियों की सफाई चल रही थी। तभी एक सफाई कर्मी की नजर जनरल डिब्बे की एक सीट के नीचे पड़ी बोरी पर जा ठहरी। पहली नजर में वो बोरी आम सी लगी, पर अगले ही पल सफाई कर्मी के माथे पर पसीना छलक आया। बोरी पर लाल रंग के धब्बे थे और उसके आसपास मक्खियां भिन भिना रही थी। उसने फौरन काम रोक दिया और इसकी सूचना इंदौर जीआरपी को दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। यार्ड को घेर लिया गया और बोरी को सावधानी से बाहर निकाला गया। जैसे ही उसे खोला गया, वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। बोरी के भीतर एक महिला की लाश थी, पर पूरी नहीं। उसमें सिर्फ सिर और धड़ का हिस्सा था। हाथ पैर गायब थे। खून से सनी उस बोरी को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। यह साफ था कि मामला किसी बेरहम हत्या का है, जिसमें लाश को टुकड़ों में बांटकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। इंदौर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शहर भर के सीसीटीवी खंगाले जाने लगे। स्टेशन पर पूछताछ होने लगी। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। 10 जून को, यानी 2 दिन बाद, 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी एक वैसी ही लाश मिली। अधूरी, सिर और धड़ गायब। वहां भी पुलिस के सामने वही पहेली थी। वही सवाल कि आखिर ये टुकड़े कौन रख गया और क्यों? अब 2 राज्यों की पुलिसें एक ही रहस्य में उलझ गई थी। क्या दोनों लाशें एक ही मामले से जुड़ी थी? क्या हत्यारा वही था जिसने इंदौर में कत्ल कर लाश के हिस्से ट्रेन के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंक दिए थे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस स्टेशन का पता लगाना जरूरी था, जहां से ये लाश के टुकड़े योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन में रखे गए थे, और उसके लिए ट्रेन के पूरे रूट की स्कैनिंग करनी जरूरी थी। ऋषिकेश पुलिस के हाथ जब वो अधूरी लाश लगी, तो उन्होंने तुरंत उसकी जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के सोर्स और डेस्टिनेशन का पता लगाया। पता चला कि यह ट्रेन इंदौर से चलकर ऋषिकेश पहुंचती है। वही इंदौर जहां 2 दिन पहले ही नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में एक महिला की अधूरी लाश मिली थी। ये इत्तेफाक नहीं लग रहा था। ऋषिकेश पुलिस को शक हुआ कि जो कटे हुए हाथ पैर उन्हें मिले हैं, वे शायद उसी महिला के हो सकते हैं जिसकी लाश इंदौर में सिर और धड़ के साथ मिली थी। ये शक जैसे जैसे मजबूत होता गया, वैसे वैसे जांच का दायरा बढ़ता गया। जल्द ही दोनों शहरों, इंदौर और ऋषिकेश की जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के बीच संपर्क स्थापित किया गया। दोनों पक्षों ने अपने अपने केस की जानकारी साझा की। तस्वीरें और रिपोर्ट्स का आदान प्रदान हुआ। अब दोनों पुलिस टीमों को लगने लगा था कि ये अलग अलग टुकड़े दरअसल एक ही महिला की लाश के हो सकते हैं। मगर मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। न तो किसी ने उस महिला की पहचान की थी, और न ही किसी ने किसी ट्रेन में लाश के टुकड़े रखते हुए किसी संदिग्ध को देखा था। स्टेशन पर लगे कैमरे भी कोई खास सुराग नहीं दे पा रहे थे। सबूत के नाम पर पुलिस के पास बस एक ही चीज थी, महिला के हाथ पर गुदे हुए 2 नाम, मीराबेन और गोपाल भाई। इन 2 नामों के सहारे
किसी की पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। जांच के दौरान एक अहम सुराग मिला। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटे कई इलाकों में आदिवासी समुदाय की महिलाएं अपने भाई का नाम अपनी बाह पर गुदवाती हैं। यानी मीराबेन और गोपाल भाई कोई रहस्यमय इशारा नहीं, बल्कि उस महिला की परंपरा का हिस्सा हो सकता था। इसी दिशा में पुलिस ने खोज शुरू की। गांव गांव, थानों से लेकर रतलाम जिले तक जानकारी जुटाई गई और आखिरकार लगातार कोशिशों के बाद एक बड़ी सच्चाई सामने आई। वो महिला रतलाम जिले के बिलपांग थाना क्षेत्र के रहने वाली 37 वर्षीय मीराबेन थी। मीराबेन की पहचान होने के बाद पुलिस की जांच अब उस दिशा में बढ़ी जहां से इस भयानक कहानी की असली शुरुआत हुई थी। पता चला कि 6 जून को मीराबेन का अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। पति को लगा कि वो थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन जब वो पूरी रात घर नहीं लौटी तो उसने अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर मीराबेन घर से सही सलामत और अपनी मर्जी से निकली थी, तो फिर सिर्फ 2 दिन के अंदर वो अलग अलग टुकड़ों में बंटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई। मीराबेन के पति ने पुलिस को बताया कि वो घर से जाते समय कह रही थी कि वो उज्जैन जा रही है। इस जानकारी से पुलिस को पहला ठोस सुराग मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद मीराबेन की हत्या उज्जैन में हुई हो और हत्यारे ने उसकी लाश के टुकड़े वही रेलवे स्टेशन पर 2 अलग अलग ट्रेनों में रख दिए हों, एक नागदा महू इंदौर पैसेंजर में और दूसरा योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस में। इस संभावना के आधार पर पुलिस की अगली जांच उज्जैन रेलवे स्टेशन पर केंद्रित की गई। टीम ने स्टेशन और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन डेटा और मुखबिरों की सूचना के जरिए सुराग ढूंढना शुरू किया। इन कोशिशों का नतीजा जल्द ही सामने आ गया। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें 7 जून की शाम को मीराबेन एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ उज्जैन रेलवे स्टेशन से बाहर जाती हुई दिखाई दी। दोनों आपस में बातें करते हुए स्टेशन से निकले थे और फिर पास की गलियों की ओर मुड़ गए थे। अब पुलिस के सामने नया सवाल था, वो आदमी कौन था और मीराबेन उसके साथ क्यों और कहां जा रही थी। पुलिस ने इलाके के दुकानदारों, रिक्शा चालकों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। कुछ लोगों ने उस शख्स को पहचान लिया। जांच में पता चला कि वो व्यक्ति उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास हीरामल की चाल नामक रिहायशी इलाके में रहता था। उसका नाम था कमलेश पटेल। कमलेश पटेल की पहचान सामने आने के बाद पुलिस ने जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई, वैसे वैसे इस केस की परतें खुलती चली गई। पता चला कि कमलेश पटेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन पिछले 15 सालों से उज्जैन में रह रहा था। वहीं उसने अपना कैटरिंग का काम शुरू किया था और स्थानीय लोगों में उसकी कुछ पहचान भी बन गई थी। मीराबेन और कमलेश की जान पहचान भी कुछ समय से थी। पुलिस को यह जानकर बड़ा सुराग मिला कि कमलेश ने मीराबेन के मोबाइल में अपनी सिम कार्ड डाली हुई थी। यही बात पुलिस के लिए उस तक पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत साबित हुई। कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस को यह यकीन हो गया कि हत्या में कमलेश का हाथ है। बिना देर किए पुलिस ने कमलेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कमलेश को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि पुलिस के पास पहले से ही ठोस सबूत मौजूद है। पूछताछ के दौरान वो लगातार झूठ बोलता रहा। कभी कहता कि वो मीराबेन को जानता नहीं, कभी कहता कि उसने उसे कई दिनों से देखा ही नहीं। लेकिन पुलिस को पता था कि सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। अब जांच के सामने 2 बड़े सवाल खड़े थे। पहला, अगर मीराबेन की हत्या कमलेश ने की तो क्यों की, और दूसरा, अगर उसने अपने ही घर में मीराबेन की हत्या की और फिर लाश के टुकड़े वही किए, तो क्या उसके घर वालों में से किसी ने कुछ नहीं देखा। पुलिस ने इस दिशा में पड़ताल की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कमलेश शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी गूंगी और बहरी थी। वो बोल और सुन नहीं सकती थी। यही वजह थी कि हत्या की रात उसने भले कुछ देखा हो, पर किसी को बता नहीं पाई। पुलिस को अब यकीन हो गया कि अगर किसी को कत्ल का सच पता हो सकता है, तो वो सिर्फ कमलेश की पत्नी ही हो सकती है। मगर मुश्किल ये थी कि उससे पूछताछ कैसे की जाए। इस समस्या का हल निकालने के लिए पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलाया, ऐसे विशेषज्ञ जो गूंगे बहरों की भाषा समझते हैं। उनकी मदद से पुलिस ने कमलेश की पत्नी से बातचीत शुरू की। पूछताछ में यह बात सामने आई कि जब कमलेश ये वारदात कर रहा था, उस समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। वो कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी, यानी हत्या के वक्त वो मौजूद नहीं थी। लेकिन बाद में उसने घर की हालत देखकर कुछ अजीब जरूर महसूस किया था। पुलिस ने जब कमलेश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो वो लगातार झूठ बोलता रहा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी,
वैसे वैसे पुलिस को उसके घर से जुड़े कई नए सुराग मिलने लगे। दरअसल कमलेश की पत्नी भीख मांगकर गुजारा करती थी और दिन भर घर से बाहर रहती थी। घटना वाले दिन भी वो बाहर ही गई हुई थी, लेकिन जब वो शाम को घर लौटी तो उसके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमलेश उस समय मीरा बेन की लाश के टुकड़े कर रहा था। उसकी पत्नी ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो डर के मारे चुप रही। न वो बोल सकती थी, न किसी को इशारे से बता सकी। अंदर से वो सहमी रही और कई दिनों तक इस डर के साथ जीती रही कि अगर उसने कुछ कहा तो शायद उसकी भी वही हालत होगी जो मीरा बेन की हुई थी। जब पुलिस जांच करते करते कमलेश के घर तक पहुंची तो वहां भी कुछ अहम सबूत मिले। घर की तलाशी के दौरान मीरा बेन की घड़ी, कुछ कपड़े और खून के निशान बरामद हुए। ये सब देखकर पुलिस को शक की पुष्टि हो गई कि हत्या इसी घर में हुई थी। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल था, घटना की सच्चाई क्या थी? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि कमलेश की गूंगी पत्नी के पास था। पुलिस ने फिर से साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वे उसकी मदद से पत्नी से बातचीत कर सकें। एक्सपर्ट्स ने जब कमलेश की पत्नी से इशारों के जरिए सवाल पूछने शुरू किए तो उसने कांपते हुए हाथों से जो कहानी सुनाई वो किसी भयावह सिनेमा से कम नहीं थी। उसने बताया कि 7 जून की शाम को कमलेश मीरा बेन को अपने साथ घर लेकर आया था। दोनों के बीच कुछ समय तक बात होती रही, लेकिन बाद में किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कमलेश ने मीरा बेन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसने लाश को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। जब उसकी पत्नी घर लौटी तो उसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन डर के कारण वो कुछ नहीं बोली। घर से मिले कपड़ों, घड़ी और खून के धब्बों ने पुलिस के सारे शक को सच साबित कर दिया। और जब कमलेश की पत्नी की इशारों में दी गई गवाही को दर्ज किया गया तो अब यह साफ हो चुका था कि मीरा बेन की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि कमलेश पटेल ने ही की थी। जब पुलिस ने कमलेश पटेल को गिरफ्तार किया तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी खामोशी थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा काम था इस कत्ल की पूरी कहानी समझना। आखिर क्यों, कैसे और कब उसने मीरा बेन की हत्या की। हालांकि कमलेश की पत्नी इस वारदात की प्रत्यक्ष चश्मदीद नहीं थी, यानी उसने कत्ल होते नहीं देखा था, लेकिन जब लाश के टुकड़े किए जा रहे थे तब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कातिल भी जानता था कि उसकी पत्नी उसे देख रही है, फिर भी उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। शायद इसलिए क्योंकि वो गूंगी बहरी थी और कमलेश को यकीन था कि वो कभी किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। अब पुलिस को इस जघन्य अपराध की असली वजह जाननी थी। आखिर कमलेश ने मीरा बेन की हत्या क्यों की और फिर लाश के टुकड़े कर 2 अलग अलग ट्रेनों में क्यों रखे। कमलेश से जब सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे उसने सब कुछ उगलना शुरू किया। उसने बताया कि ये कहानी मीरा बेन के घर से निकलने के बाद शुरू हुई थी। 6 जून को जब मीरा बेन का अपने पति से झगड़ा हुआ तो वो गुस्से में रतलाम छोड़कर उज्जैन पहुंच गई। अगले दिन यानी 7 जून की सुबह वो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अकेली और परेशान घूम रही थी। उसे नहीं पता था कि अब कहाँ जाए, कैसे जाए। बस इतना तय था कि उसे मथुरा जाना है, लेकिन गांव की रहने वाली मीरा बेन को ट्रेनों, रूट्स और टिकटिंग की जानकारी नहीं थी। वो मदद मांगते हुए स्टेशन पर इधर उधर भटक रही थी। इसी दौरान उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, कमलेश पटेल। वो रेलवे स्टेशन पर अपने किसी काम से आया था। मीरा को अकेला देखकर उसने उससे बात करने की कोशिश की। मीरा की हालत देखकर उसने हमदर्दी जताई और कहा कि वो अगर चाहे तो उसे मथुरा जाने में मदद कर सकता है। मीरा को कमलेश में एक साधारण, नेक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने उस पर भरोसा कर लिया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पति से झगड़ा हुआ है और अब वो मथुरा जाकर कुछ समय अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहती है। वो बोली, मैं गुस्से में घर से निकल तो आई हूं, पर अब समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करूं, कहां जाऊं। कमलेश पटेल ने उसकी परेशानी भांप ली। वो मीरा के पास आया और बड़ी नरमी से बोला, आप मथुरा जाना चाहती हैं, लेकिन मथुरा की ट्रेन तो अभी अभी निकल गई है। अब अगली ट्रेन कल सुबह ही मिलेगी। आप चाहे तो मेरे घर चलिए, थोड़ा खाना पीना कर लीजिए, और जब अगली ट्रेन आएगी तो मैं खुद आपको स्टेशन छोड़ दूंगा। कमलेश की बातों में भरोसे का लहजा था और मीरा पहले से ही थकी और भूखी थी। उसने एक पल को सोचा, फिर सिर हिलाकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पर उसे ये नहीं पता था कि जिस इंसान को वो मददगार समझ रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। दरअसल कमलेश पटेल के अंदर दरिंदगी पहले से पल रही थी।
वो पहले भी कई महिलाओं के साथ गलत हरकतें कर चुका था, लेकिन हर बार बच निकलता था। इस बार उसकी नजर मीराबेन पर पड़ी और उसने एक बार फिर वही नीच मंशा अपने मन में पाल ली। दोनों उसके घर पहुंचे। अगले दिन सुबह कमलेश की गूंगी पत्नी ने मीराबेन के लिए खाना बनाया, खुद भी खाया और फिर रोज की तरह भीख मांगने के लिए घर से निकल गई। घर में अब सिर्फ दो लोग थे, कमलेश और मीराबेन। पत्नी के जाते ही कमलेश ने अपने शैतानी इरादे पूरे करने की योजना बनाई। उसने मीरा के लिए बनाए गए खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब खाना तैयार हुआ तो वो मुस्कुराकर बोला, जल्दी से खा लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आता हूं। मथुरा की ट्रेन निकलने का वक्त हो जाएगा। मीराबेन ने उस पर भरोसा किया। वो जल्दी जल्दी फ्रेश हुई और खाना खाने बैठ गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, आंखें झपकने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। मीरा के गिरते ही कमलेश ने अपने असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक इत्तेफाक हुआ। मीरा को थोड़ी ही देर में होश आ गया। होश में आते ही उसने खुद को उस हालत में देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, विरोध करने लगी। उसके शोर मचाने से कमलेश गुस्से में तिलमिला उठा। उसने पास रखे लोहे के भारी बोल्ट को उठाया और पूरी ताकत से मीराबेन के सिर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि मीराबेन वहीं गिर पड़ी और फिर से बेहोश हो गई। कमलेश पटेल की दरिंदगी यही खत्म नहीं हुई थी। जब मीराबेन बेहोश होकर जमीन पर गिरी तो कमलेश ने उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक देने का फैसला कर लिया। उसने पास रखी रस्सी उठाई और उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में मीराबेन की सांसें थम चुकी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उस वक्त कमलेश की पत्नी घर पर नहीं थी, इसलिए उसे किसी के देखने का डर नहीं था। लेकिन जब उसने मीराबेन की लाश को एक बड़े चाकू से टुकड़ों में काटना शुरू किया, तभी किस्मत ने एक बार फिर मोड़ लिया। उसकी पत्नी अचानक घर लौट आई। घर का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। सामने फर्श पर खून फैला था और कमलेश अपनी ही पत्नी के आंखों के सामने लाश को काट रहा था। पर कमलेश ने उसे देखकर भी कोई डर नहीं दिखाया। वो रुका तक नहीं। उसने अपनी पत्नी के सामने ही मीराबेन की लाश को 3 हिस्सों में काटा और उन हिस्सों को 3 बोरियों में भर दिया। अब सवाल था, इन बोरियों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। कमलेश रात होते ही उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचा। वहां उसने मौका देखकर पहली 2 बोरियां नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में रख दी। लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी बोरी रख पाता, ट्रेन चल पड़ी। अब उसके पास वो तीसरी बोरी रह गई। वो बोरी लिए हुए कई घंटे मौका तलाशता रहा। काफी देर बाद जब योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस स्टेशन पर आई तो उसने उसी ट्रेन में जाकर तीसरी बोरी रख दी। यही बोरी बाद में ऋषिकेश रेलवे पुलिस को मिली थी। यानी 2 अलग अलग ट्रेनों में रखी गई 3 बोरियों ने इस भयानक जुर्म की गुत्थी को जोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद कमलेश पटेल नदी पर गया, नहाया, कपड़े बदले और ऐसे घर लौटा मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने खून के धब्बे और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन अपराध के निशान पूरी तरह मिट नहीं पाए। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें मीराबेन की घड़ी, उसके कपड़े और नशीली दवाई की बोतल मिली, वही दवाई जिससे उसने मीरा को बेहोश किया था। इन ठोस सबूतों और कमलेश के खुद के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत में पेशी के बाद कमलेश पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।